हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा तहे दिल से आपके इस एनसीईआरटी के क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरह से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ। आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी जिसमें कि ज्योग्राफी पूछा जाता है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ऐसा चैप्टर जो आपके लिए अभी तक उलझा हुआ था, लेकिन आप यकीन मानिए अभी के 40 से 45 मिनट के अंदर आपको ये भारी भरकम चैप्टर आसान लगने लगेगा। आपके लिए भले ही अभी तक ये उलझा हुआ था, लेकिन अभी के बाद आपको अगर इसी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में प्रश्न आएंगे तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 7 का दूसरा यूनिट है। इससे पहले का एक क्लास हो चुका है, जो भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। ये हमारा क्लास 7 है। क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बनाई हूँ और उसके साथ ही प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ क्लास 6 का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद में उसका प्रैक्टिस करवा देती हूँ। क्लास 6 का सारा चैप्टर हो गया था, उसके बाद 2-3 क्लास में प्रैक्टिस में उस सारे चैप्टर को कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। अभी हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी के अंदर, आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के माध्यम से आज बहुत कुछ सीखेंगे। सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें, पृथ्वी को कितने परतों में बांटा गया है और किस तरीके से इसको विभाजित किया गया है, इतनी सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा। हम इस क्लास से बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस चैप्टर से बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे सवाल आए थे। जैसे उनके परतों के बारे में, पृथ्वी के परतों के बारे में, उससे वो परतें किस किस से मिलकर बनी हुई है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बने हुए थे, पूछे भी गए थे। तो आज हम उन सारे प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे चैप्टर पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको अलग से भी बताऊंगी, अलग से सारी चीज़ें ऐड करके बताते हुए चलूँगी। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी के एक भी लाइन को स्किप नहीं करना है। मेरा बस यही परम उद्देश्य है कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी चीज़ें लिखी हुई है सारे लाइन को डिकोड करके बताना, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लाइन है वो काफ़ी उलझा हुआ रहता है। मैं आपको उसी लाइन को सुलझा के समझाने का कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाती रहूँगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एनसीईआरटी के बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। अभी तक क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारी पृथ्वी किस तरीके से गतिशील है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लास 7 में भी बोला गया है। उस आपको तो पता ही है, एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर रहता है वो पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके दिया हुआ रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप पिछले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अगर शुरू से ही कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज़ समझना मुश्किल नहीं होगा। अगर वही हम पिछले चैप्टर को नहीं देख के अगर स्किप करके अगले चैप्टर पे आ जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पिछले चैप्टर को जोड़ते हुए आपको बताने का कोशिश करती हूँ। और बोला जा रहा है
कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये तो आपको पता ही है, अंदर किस तरीके से परिवर्तन होता है और बाहर किस तरीके से परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। एक भी चीज़ आपके लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ, सारी चीज़ें आपका सारा डाउट क्लियर करूँगी। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है? ये सारी चीज़ें आप कभी बचपन में सोचा करते होंगे। बचपन में हम भी सोचते थे कि पृथ्वी कैसे बना हुआ है, इस पे हम लोग कैसे रहते हैं, इसके अंदर में क्या है। इस तरीके से सवाल बच्चों के मन में आते हैं, इसीलिए क्लास 7 के बुक में ये दिया गया है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी हुई, कैसे बनी हुई है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इसका बेसिक। उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेती हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पृथ्वी की परतें। एक मिनट, आपको एक अच्छे से थीम समझाने की कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर में आखिर बोला क्या जा रहा है, इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। वे सारी चीज़ें अगर आप इस स्लाइड को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर को समझ गए। पृथ्वी की परतों के बारे में आपको समझाऊंगी कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फ़ोन पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन मेरे समझाने में कोई भी कमी नहीं रहेगी आपको। सबसे पहली परत जो हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। ये तो सबको ही पता होगा, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हमारा घर है, आपका घर है। और उसके बाद का नीचे का हो जाता है हमारा मेंटल, जो कि अर्ध तरल रूप में पाया जाता है और इसी में मैग्मा भी पाया जाता है, ठीक है। और सबसे आंतरिक हो जाता है हमारा क्रोड सबसे आंतरिक हो जाता है। इसको पृथ्वी के केंद्र के आसपास रहता है ये क्रोड, ठीक है। ये पहला हो जाता है हमारा, और ये दूसरा हो जाता है, और ये हमारा तीसरा हो जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर किससे मिलकर बना हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिलिका तथा एल्युमिनियम का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में Cl भी बोलते हैं। Cl मतलब हो जाता है सिलिका और L मतलब एल्युमिनियम। और अगर हम मेंटल की बात करें, ये बना होता है सी में। वही अगर हम क्रूड की बात करें तो ये हो जाता है लोहा और निकेल से बना होता है, लोहा और निकेल को हम Ni से भी लिख लेते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। तो हमारे पृथ्वी की जो है 3 परतें होती है, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रूड। प्रॉपर्टी किससे मिलकर बनी हुई है? Cl और Cl से, इस मेरे कहने का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम से। अगर मेंटल की बात करें, इसे सीमे या सिलिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। और क्रूड की बात करें तो लोहा और निकेल से मिलकर बना हुआ है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे बेसिक है, पृथ्वी किस तरीके से बटी हुई हमारी बेसिक है। अगर आपको एनसीईआरटी के अनुसार समझाना चाहूँ तो इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके लैंग्वेज को भी मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से बना हुआ है जैसे हमारा तरबूज का स्लाइस होता है, उस तरीके से समझ लीजिए। ये हो गया हमारी पृथ्वी की परतें, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है प्रॉपर्टी, जिसपे हमारा और आपका घर है। और ये हो जाता है हमारा मेंटल, और ये हो जाता है हमारा क्रूड, सबसे आंतरिक। आपको क्रूड दिखाई दे रहा है, ये सबसे क्रूड केंद्र के आसपास का क्षेत्र होता है। और ये प्रॉपर्टी जो है ये 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 35 किलोमीटर। और अगर मेंटल की बात करें तो ये 1900 किलोमीटर ऊपर से काउंट करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा बाकी का बचा हुआ भाग हमारा क्रूड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से
ऐसे ही एनसीईआरटी में बना के बताया गया हुआ डायग्राम। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में भी मिलेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते हुए जाएगा। और ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दी, उम्मीद है आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, क्या आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं जो इस बॉक्स में दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। आप जानते हैं ये बहुत कीवर्ड हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, बॉक्स जैसा जो बना हुआ रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से देखने को मिलता है, इसीलिए आप इसको स्किप मत किया कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए इसको पढ़ने को कोशिश करते हैं और समझने का भी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खान, खान किसको बोलते हैं, जैसे कोरते हैं उसको घरेलू भाषा में, जो कोर कोर के उस जगह गड्ढा जो बना दिया जाता है, खान उसी को कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे गहरी खान जो है साउथ अफ्रीका में, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। अभी तक का जो मैक्सिमम गहराई खोदा गया है 6 किलोमीटर तक ही खोदा गया है, इससे ज़्यादा हम खोद ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो अभी तक मैक्सिमम जो खोदा गया है 6 किलोमीटर ही खोदा गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं खोद सकते, हम खोद ही नहीं सकते इससे ज़्यादा। क्यों नहीं खोद सकते हैं? आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आया होगा कि इससे ज़्यादा हम क्यों नहीं खोद सकते। चाहे तो हम खोद सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं खोद सकते। यही मैक्सिमम अभी तक जो खोदा गया है 6 किलोमीटर ही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अगर हम इसके भी आगे खोदने का कोशिश करेंगे तो उच्च ताप हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत अधिक हाई हो जाएगा। अगर हम खोदते किससे, लोहा से या फिर किसी भी धातु से बनी हुई चीज़ें से ही खुदाई करेंगे ना, लेकिन हम जैसे ही 6 किलोमीटर से आगे की खोदने का कोशिश करेंगे तो इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि जिससे हम खोदने जाएंगे वही पिघल जाएगा। लोहा से बना हुआ सारे औजार रहते हैं, उससे खोदने जाएंगे तो लोहा ही पिघल जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर ही इतना हाई हो जाता है, कोई भी धातु वहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा, पिघल जाएगा। अगर पिघल जाएगा तो आप खोद नहीं पाओगे, इसीलिए इससे ज़्यादा हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। देखिए और लिखा है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। एनसीईआरटी भी इस लाइन को बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये असंभव है। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। जो क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जो केंद्र है समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे। अभी तक मैक्सिमम कितना खोदा गया है, मात्र और मात्र 6 किलोमीटर खोदा गया है, लेकिन खोदना कितना है, 6000। सोचिए क्या कभी हम पहुंच पाएंगे पृथ्वी के केंद्र तक? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण हम किसी भी धातु से बनी हुई चीज़ें जिसे हम खुदाई करेंगे वो पिघल जाएगा, वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको इस एनसीईआरटी के बुक में धीरे धीरे मिलती जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना अभी के लिए समझ लीजिए आप। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हमारा घर है, आपका घर है, जिस पे ये सारी चीज़ें बनी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़ पौधे लगे हुए, पृथ्वी का मात्र 1% हिस्सा है, मात्र और मात्र 1%। कहने का मतलब है प्रॉपर्टी जो है वो बहुत पतली है, बहुत पतली है प्रॉपर्टी, 1% हिस्सा आता है। और मेंटल जो है 84%,
और क्रोड जो है 15% हिस्सा है, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया गया है, वही सारी चीज़ें जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ शुरुआत में ही, कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर्टी हो जाता है, मेंटल हो जाता है, और ये हमारा क्रूड है। इस तरीके से पृथ्वी को जो है काट के दिखाया गया, जैसे मैं आपको पहले समझाई। और प्रॉपर्टी जो है 1% मात्र हिस्सा है, और मेंटल की बात करें तो 84%, और अगर हम क्रोड की बात करें तो ये हो जाता है हमारा 15%। इस तरीके से डिवाइड किया गया है पृथ्वी के परतों को। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में और किस तरीके से एनसीईआरटी के बुक में समझाया गया है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक प्याज की तरह पृथ्वी की भी एक और ऊपर एक संकेंद्री परत बनी होती है। जैसे हम प्याज को करते हैं ना, छिलते हैं तो परतदार निकलते जाता है, उसी तरीके से पृथ्वी के परतों को भी बांटा गया है। और पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसपे हम और आप रहते हैं, और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संतति के 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल और केवल 5 किलोमीटर तक फैली होती है, और इसे महाद्वीपीय संतति भी कहा जाता है। मतलब इसे महाद्वीपीय परत भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी को महाद्वीपीय परत भी कहा जाता है ये। और इसकी बात करें तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे सिले कहते हैं। शॉर्ट में याद करने के लिए आपको सिले बोला है। जैसे SI से हो जाता है आपका सिलिका, और AL से हो जाता है एल्युमिनियम। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ इस तरीके से कि महासागर की जो प्रॉपर्टी है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। महासागर की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे हाँ ये रहा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, BPSC TRE में ही पूछा गया। मैं श्योर तो नहीं हूँ किस में पूछा गया है, 2 में या 3 में पूछा गया, लेकिन हाँ पूछा जरूर गया है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखिएगा। अगर बात कर लेते स्थल का बना होता है सिलिका और एल्युमिनियम। अगर महासागरीय का बोल देगा तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा महासागरीय प्रॉपर्टी क्या होता है, इसी को यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाता है हमारा महासागरीय प्रॉपर्टी। और ये हमारा जाता है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, जिसपे पहाड़, बहुत सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, हम लोग रहते हैं, उसको महाद्वीपीय प्रॉपर्टी कहा जाता है। महाद्वीपीय का आप सीधा से मतलब समझ जाइए स्थल मंडल, और महासागरीय प्रॉपर्टी जल मंडल। ये आप सीधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए इससे। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी के लैंग्वेज को आसान करने का कोशिश करती हूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ बता रही हूँ तो आप उसको समझने का कोशिश कीजिए, और उसको जो है अच्छे से ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। ये तो आपको पता है, सीमे में SI से सिलिका हो जाता है और MA से मैग्नीशियम हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे शुरू का जो 10 मिनट का क्लास रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, उसको ज़रूर देखा कीजिए। उसके बाद आपको इधर उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बाद में मिलती चली जाएगी। तो आपको अगर 10 मिनट का क्लास समझ में आ गया तो बाकी का आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, इसीलिए बोलती हूँ। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। किसकी? क्रोड की।
क्रोड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकेल और लोहे से मिलकर बनी होती है जिसे नीफे कहते हैं। नी का मतलब हो जाता है हमारा निकेल और एफ का मतलब हो जाता है फेरस जिसे लोहा कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता चुकी हूँ। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते चले जाएगा, इसीलिए हम उसके पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुँच सकते, कभी नहीं पहुँच सकते। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी भी बोल रहा है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें कथन के रूप में पूछ लिया जाए। आपको तो पता है कथन के रूप में पूछ लिया जाता है, कारण और कथन ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शैल एवं खनिज। शैल क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया हो गया है इसके बारे में, सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर मैं आपको अपने लैंग्वेज में भी समझाऊंगी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी के बातों को देख लेते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बनी होती है। आपको पता है कि पृथ्वी के जो भाग है 3 भागों में बांटा गया है केंद्र को। प्रथम हो जाता है प्रॉपर्टी, उसके बाद हो जाता है हमारा मेंटल, उसके बाद हो जाता है हमारा क्रोड। इतनी बातें समझ में आ गई थी। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए स्पेशल बातें कि सेल किस प्रकार से बनते हैं और खनिज क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, तो देख लेते हैं। पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं। सेल के बारे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो सेल क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सेल किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। आप मुझे बताओ कि सेल क्या होते हैं। देखिए, सेल के बारे में बात करें, पृथ्वी की सतह पर बनी एक प्राकृतिक संरचना जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर निर्मित होती है, उसे ही सेल कहा जाता है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पृथ्वी के सतह पर बनी एक प्राकृतिक संरचना होती है जो विभिन्न प्रकार के संरचनाओं मतलब खनिजों से मिलकर बनी होती है, उसे ही सेल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के भी हो सकती है। सेल का विभिन्न रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल जिसे सेडिमेंट्री सेल भी कहा जाता है, और कायांतरित सेल जिसे मेटामॉर्फिक सेल भी कहा जाता है। ये सेल जो है 3 प्रकार के इसमें एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। मैं आपको इन तीनों के बारे में छोटा छोटा चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि सेल क्या होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्लास एंड होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेल की बात करें 3 प्रकार के हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आग्नेय सेल, उसके बाद हो जाएगा हमारा अवसादी सेल, और तीसरा हो जाएगा हमारा कायांतरित सेल। कायांतरित सेल, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आग्नेय सेल जो है कैसे बनता है, इसका बनने का प्रक्रिया क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी एक और चीज़ें आपको बतानी है। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिर्भेदी, सॉरी गलत हो गया, बहिर्भेदी, और एक हो जाता है हमारा अंतर्भेदी, ठीक है।
अब मैं आपको आग्नेय सेल डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिर आग्नेय सेल कैसे बनता है और ये बहिर्भेदी आग्नेय सेल क्या होता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल क्या होता है, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेती हूँ। इस तरीके से डायग्राम बना लेती हूँ। ये हमारा जहाँ पे हम और आप रहते हैं और ये हमारी हो गई प्लेटें। इसके नीचे मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा, ये मैग्मा के कारण ही प्लेटें एक दूसरे से टकराव होती रहती है और हमारे पर्वतों का निर्माण होता रहता है। ये सारी चीज़ आपको पता होती है। और सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लेटों का टकराव हुआ, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये प्लेटों का टकराव हुआ, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है इस तरीके से इस जगह पे संरचना जो है उठी हुई संरचना बन जाएगी इस तरीके से। और ये लावा जो है इस तरीके से आएगा और बाहर निकल आएगा। ये मैग्मा जो है लावे के रूप में बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया हुआ। ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान मैग्मा जो है बाहर निकला, कुछ मैग्मा यहाँ पे रह गया और कुछ बाहर निकला। उसके बाद जो ठंडा होने के बाद ये जो मैग्मा बाहर ठंडा हुई, इसे ही कहा जाता है बहिर्भेदी। और जो मैग्मा यहाँ पे पाइप में ठंडा हो गया, इसे कहा जाता है अंतर्वेदी। ठीक है, ये बाहर आने के बाद मैग्मा ठंडा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये आग्नेय सेल का रूप ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो आग्नेय सेल बनता है। और ये जो मैग्मा बाहर ठंडा हो गया, इसे कहा जाता है बहिर्भेदी। और ये जो पाइप में ठंडा हो जाएगा, इसे कहा जाता है अंतर्वेदी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, अवसादी सेल। अब आपको अवसादी सेल के बारे में बता देती हूँ ताकि कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अवसादी सेल क्या होता है इसके बारे में समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और स्लाइड एड कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाई थी आग्नेय सेल। आग्नेय सेल किस तरीके से था, इस तरीके से। रुकिए एक मिनट, अच्छे से बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल ये रहा, इस तरीके से बना। इस तरीके से मान लीजिए मैग्मा जब बाहर आया तो ठंडा हो गया, इस तरीके से आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, आग्नेय सेल ये रहा। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा आग्नेय सेल हुआ। उसके बाद हवा चली, आंधी चली, मान लीजिए कुछ भी तरीके से, ये जो है धीरे धीरे कटता छटता रहता है। आग्नेय सेल जो है धीरे धीरे अपर्दन होगा, कटेगा, छटेगा, लुढ़केगा, मतलब टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा ये सेल। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा, मतलब हवा के द्वारा उड़ा तो यहाँ पे जमा हुआ। छोटे छोटे टुकड़ों में ये धूप के कारण, टेम्परेचर के कारण टूटा, यहाँ पे जमा हो गया। इस तरीके से जमा होते गया ये टूट के जमा होते गया। ये अवसादी सेल बनने में बहुत दिन लगते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इस तरीके से ही बनते रहता है अवसाद के रूप में। जैसे कि उसका जो है जो टूटेगा, मतलब लुढ़केगा, चटकेगा, धूप के कारण टकराएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। और हवा, जल और इस तरीके से जो है पवन के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें अपर्दित होती रहती है। अपर्दित हो के यहाँ पे जमा हो जाएगा सेडिमेंट के रूप में। और यही निर्माण करती है हमारे किसका, अवसादी सेल का। और यही हमारी अवसादी सेल कहलाती है। अवसादी सेल यही होता है। ठीक है, आपको इतने सरल शब्दों में बताई हूँ कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तब तो दिक्कत है। मैं आपको इतने आसान चीज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो अवसादी सेल का एग्जांपल हो जाता है हमारा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। बलुआ पत्थर इसका एग्जांपल हो जाता है। और
आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये अपसादी सेल जो है ना, इसमें ना जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब आपके मन में होगा कि ये जीवाश्म क्या होता है। ये जीवाश्म जो है, जीवाश्म का अर्थ तो सीधा समझ लीजिए, जीवों का अंश हो जिसमें, उसे जीवाश्म कहते हैं। देखिए, जीवों का अंश इसमें कैसे नहीं होगा, ये जो है अपसादी सेल बनने में बहुत दिन लगा है। अपरदित हुआ हवा के माध्यम से, मतलब टेम्परेचर से टूटा फूटा, टुकड़ों में विभाजित हुआ, चटका लुढ़का, तब जाके ये अपसादी सेल का निर्माण हुआ है। तब तक मान लीजिए कि थोड़ा सा अपरदित हुआ, यहाँ जमा हुआ, कोई जीव आया और यहाँ पे मान लीजिए कि वो मर गया एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि इसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसीलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई मर गया, फिर वो सारा गला, फिर उसी पे जो है कि ये सारे अपरदित हो गए, फिर उसी के ऊपर यहाँ पे जमा हो गई, फिर जो कोई जीव आया, मरा वरा, कुछ इस तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही जीव हो सकता है, वायरस जीवाणु वगैरह भी हो सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, इस तरीके से। इसीलिए इसमें कहा जाता है जीवों का अंश भी पाया जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया अपसादी सेल किस तरीके से निर्मित होता है, आग्नेय सेल किस तरीके से निर्मित होता है, और एक और हमारा बच जाता है कायांतरित सेल, जिसे मेटामॉर्फिक सेल भी कहा जाता है, उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, कायांतरित सेल जो है, आग्नेय एवं अवसादी सेल जब उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये जो सेल है, इस सेल की अगर हम बात करें कि इस पे ना बहुत उच्च ताप, टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, जब हो जाता है तब ये चट्टानें, ये दोनों, इस पे भी टेम्परेचर है और प्रेशर भी है, ये दोनों कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकता है। अगर इस पे उच्च ताप और उच्च दाब दिया जाए तो ये दोनों चट्टान ही धीरे 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 करके कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है आपको ये तीनों चट्टान जो मैं आपको अभी बताई समझ में आ गई होगी। अब आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है, और कायांतरित चट्टान क्या होती है, ये किस तरीके से निर्मित होता है, और कैसे कैसे कर करके इसका रूपांतरित कायांतरित चट्टान में हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको इतने अच्छे से डिटेल में समझाई हूँ, इसीलिए हमारा क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है, अगर आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा चीज़ यहाँ से प्राप्त हो। आपका जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए आप इस क्लास में टाइम दे रहे हैं। तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए जितना हो सके उतना मेहनत कर दूँ, ठीक है, समझाने में। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई। क्या आप ज्वालामुखी के कारण निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी सारी चीज़ें बताई हूँ, तो आप कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी के साथ ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए याद रख सकते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट ये हो जाएगा हमारा उदाहरण के लिए, ठीक है। और दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से मिलकर ही बना हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लई मसाले दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर कहना क्या जा रहा है। देखिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में सिलबट्टे देखे होंगे। सिलबट्टे का मतलब है जिसपे पुराने ज़माने में मम्मी लोग मसाला पीसती थी, उसी को कहा जाता है ग्रेनाइट। वो ग्रेनाइट का बना होता है।
ग्रेनाइट क्या होता है, ये अंतर्वेदी सेल का एग्जाम्पल होता है। अंतर्वेदी मतलब वो जो है पृथ्वी की सतह पे आने से पहले ही ठंडा हो गया, उससे वो मिलकर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। उसका निर्माण उसी तरीके से हुआ है। आगे बोल रहा है सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अपरदन के कारण होता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार इस सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर और रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर रेत के दानों से मिलकर बना होता है, ये तो पता ही है, मैं आपको बताई। इन सेलों में पौधों, जीवों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहते हैं वे के जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। आगे का बात करें तो आगे हो जाता है हमारा आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, कैसे? उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे किस तरीके से समझाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है इग्नियस शब्द कहाँ से लिया गया है। ये जो है लैटिन शब्द है इग्नस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, उसी से मिलकर बना है इग्नियस शब्द, ठीक है। और सेडिमेंट्री शब्द जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक का बात करें, ये एक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, जिसके रूप में परिवर्तन। जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं संगमरमर हो जाता है, ये रूप में परिवर्तित होकर तो बनता है, वही सारी चीज़ें। और जीवाश्म क्या होता है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म का कोई अर्थ समझ लेता है जिसमें सिर्फ जीव ही पाए जाएंगे, जंतु ही पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पेड़ पौधों के भी अवशेष और अंश पाए जाते हैं। जीवाश्म में सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के भी अंश पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। ये आपके समझने के लिए जो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया, कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। अवसादी सेल जो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो गया उसका एग्जाम्पल दिया गया। देखिए किस तरीके से अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग घर, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल बहुत ज़रूरी होता है हमारे दैनिक जीवन में भी। उसका उपयोग हम घर, सड़क, इमारत बनाने में भी करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टपू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादी, दादा, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाल किला किससे मिलकर बना हुआ था? लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। और ताजमहल जो हमारा सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है हमारा ताजमहल? सफ़ेद संगमरमर से, जो कि अभी पीला पड़ रहा है। पीला किस लिए पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेगा अम्लीय वर्षा के कारण। अब किसी के मन में होगा ये अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वैसा वर्षा जिसका पीएच मान अम्लीय हो, मतलब 5.6 से कम हो, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो हमारा जो ताजमहल पीला पड़ रहा है, इस चीज़ को, ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। ये हमारे मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी खतरनाक है।
अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र, ये रहा हमारा सेल चक्र। देखिए किस तरीके से मैग्मा निकला। मैग्मा से सबसे पहले हमारा आग्नेय चट्टान बनता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आग्नेय चट्टान टूटा, घिसा, मतलब चटका, छोटे छोटे कणों में विभाजित हुआ, इस तरीके से जमा होके अवसादी सेल बनाया। अवसादी सेल जो है, अवसाद से अवसादी सेल बना। फिर अवसादी सेल जो है कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो गया। फिर कायांतरित चट्टान जो है उच्च दाब के कारण जो है पिघल के मैग्मा बन जाएगा। फिर मैग्मा जो है इस तरीके से बाहर आएगा, फिर इस तरीके से आग्नेय चट्टान, इस तरीके से साइकिल होते रहता है। लेकिन देखिए आग्नेय चट्टान जो है सीधे कायांतरित चट्टान में भी बदल सकता है और अवसादी चट्टान जो है अधिक टेम्परेचर के कारण सीधे मैग्मा में भी परिवर्तित हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा एक साइकिल दिया हुआ है, सेल चक्र जिसे कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं अभी लगभग 30 मिनट से आपको यही समझाते हुए आ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे और क्या लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है और ये हमारा पूरा का पूरा एक साइकिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख के भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप। चलिए अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती है। ये तो मैं आपको शुरू से ही बताते हुए आ रही हूँ कि पृथ्वी की सतह पर बनी एक प्राकृतिक संरचना होती है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती है, उसे ही तो सेल कहा जाता है। अगर सेल खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है उसमें खनिज तो पाया ही जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन के तरह भी करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस। इनका उपयोग औषधि उद्योगों एवं उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी जो है सिले सीमे इस तरीके से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा खनिज ही तो है और क्या है, वही चीज़ें बोल रहा है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं। ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश, और आपको तो पता है कि चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं चैप्टर का अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में उसको भी करवाती हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ों को करना है, एक भी चीज़ अभ्यास को भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ, अगर अभ्यास नहीं कराऊंगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाता है। 50% आपका सिलेबस से कवर होता है, लेकिन 50% तैयारी आपका अभ्यास से होता है, सेल्फ स्टडी से होता है, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका कंप्लीट तैयारी होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप चैप्टर को कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस भी क्या कीजिए। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का अभ्यास। ये बात कर लेते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पृथ्वी के 3 परतें क्या है, ये तो आपको इस तरीके से समझा दी हूँ कि आपके ये तो मुंह पे होना चाहिए। जैसे आपसे परत के बारे में पूछा, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तुरंत, लेट नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। और सेल क्या है, ये तो आपके मुंह पे होना चाहिए कि ये खनिजों का एक पिंड होता है, खनिजों से मिलकर बना होता है, इस तरीके से। 3 प्रकार के सेल के नाम क्या है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल कैसे निर्माण होता है, ये तो मैं
करके मतलब एग्जाम्पल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू भी समझा चुकी हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप खुद को ही एक धीरे से थप्पड़ मार लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आया। अगर इतने डिटेल में बताने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट रह रहा है तो ये आपके लिए सोचने की बात है। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल है, कोई भी कार्य कठिन है। आपको जो कार्य कठिन लगे आप बार बार वही करो। अगर आपको ये चैप्टर कठिन लग रहा है तो ये देखें, एक बार समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए अलग से समझाऊंगी, स्पेशल आपको समझाने का भी जो है ना कोई जरिया निकालूंगी। बस आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कमेंट अगर आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है सभी को। क्योंकि अगर किसी को फ़ायदा ही नहीं होगा तो मेरा पढ़ा के क्या फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कहाँ पे नहीं आता है, किस जगह पे नहीं आया, मैं उसको फिर से बताऊंगी। अगर समझ में आ गया है तब तो आपके लिए एक तालियों छोटी सी, ठीक है। आप बहुत अच्छे पढ़ने में, ये मैं मान के चलूँगी, ठीक है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेल चक्र ये तो अभी अभी मैं पढ़ाई हूँ कि किस तरीके से जो मैग्मा बाहर निकलता है, ठंडा होता है, आग्नेय चट्टान में बदलता है, आग्नेय चट्टान जो है कटता है, टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, अवसाद बनता है, अवसाद के रूप में एक जगह पे जमा होता है, अवसादी चट्टान बनता है, अवसादी चट्टान पे उच्च दाब के कारण जो है कि वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होता है। फिर कायांतरित चट्टान पे भी उच्च दाब के कारण वो फिर से मैग्मा में परिवर्तित होता है और मैग्मा फिर से पृथ्वी से बाहर निकलता है, ठंडा होता है, आग्नेय चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान फिर से जो है कि हमारा अवसादी चट्टान बनता है, अवसादी चट्टान फिर से कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है और कायांतरित चट्टान फिर से मैग्मा में परिवर्तित होकर फिर से पृथ्वी से बाहर निकलता है। इस तरीके से हमारा साइकिल चलते रहता है। ये आपके जुबान पे होना चाहिए ये साइकिल, ठीक है। और बोल रहा है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और सेल का क्या क्या उपयोग है। सेल का उपयोग लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है, लाल किला बना है, और जो ताजमहल वाइट संगमरमर से बना हुआ। इस तरीके से आप जो एनसीईआरटी में दिया गया एग्जांपल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलबट्टे का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग इस तरीके से। और बोल रहा है कायांतरित सेल क्या है। कायांतरित सेल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है द्रवित मैग्मा से बने सेल है। द्रवित मैग्मा से कौन सा सेल बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल। और पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कौन सा होता है, तो हमारा हो जाएगा क्रोड। और आगे अगर बात कर ले तो सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा जीवाश्म के उदाहरण है। जीवाश्म सेल से मिलकर के बना होता है ये सारी चीज़ें। इसे खनिज भी कहा जाता है। इसका अगर एक्यूरेट आंसर की बात करें तो इसका आंसर खनिज हो जाएगा, खनिज के उदाहरण है, क्योंकि ये सारे हमारे खनिज के अंतर्गत आते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी सेल कहा जाता है। ये तो मैं आपको बताई हूँ कि अवसादी सेल पे किस तरीके से जीवों के अंश पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब सिर्फ जीव जंतु के अंश ही नहीं होता है, बल्कि पेड़ पौधों के भी अंश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के सबसे बाहरी मतलब कि पतली परत कौन सी होती है, तो इसका हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी। और निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ये जोड़े बनाने का काम तो आपको बखूबी आता होगा और इसमें तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग करना ये तो सबका फेवरेट होता है। तो इसका आप मैचिंग करके सही मिलान करके और आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसका और भी थोड़ा सा बचा हुआ शायद, हाँ यहाँ पे भी बचा हुआ, इसका भी आपको मैचिंग करके कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि मैचिंग सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, मिलान करना में बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, कारण बताइए। इसका कारण मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ शुरू में ही। और अवसादी सेल अवसाद से बनती है, कैसे बनती है
ये तो आपको पता ही होगा, मुझे पता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है कैसे? उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये रहा हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपको जो होमवर्क मिला है मैचिंग करने के लिए और मिलान करने के लिए, जिसमें आप सभी बहुत एक्सपर्ट है मुझे पता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारियों में लगे रहिए। जय हिंद।